हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो कैसे हैं सभी बच्चा पार्टी? आई होप सब मस्त मजे में है ना। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का वीडियो नंबर 5, जिसमें अभी हम सेंटर ऑफ मास की कहानी पूरी कवर कर रहे हैं, राइट? ओके फाइन। तो बच्चा, वीडियो नंबर 4 में हमने अभी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, है ना। कि सेंटर ऑफ मास के मोशन के बारे में डिस्कस किया था हमने, उससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए थे। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। ऑल कंसेप्ट विल बी क्लियर टू यू। डन है, सारे कॉन्सेप्ट आपको आ चुके होंगे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में कैसे चीजों को कैलकुलेट करते हैं, है ना। अब बच्चों, जो आज का हमारा वीडियो नंबर 5 है, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलते हैं तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक आता है हमारे चैप्टर नंबर 5 में आता है लॉस ऑफ मोशन में, राइट। और मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के वीडियो मैंने हमारी सीरीज में, कौन सी सीरीज में, चैप्टर नंबर 5 के ऑलरेडी डाल रखा है। बट बच्चे, जब हम ये चैप्टर पढ़ते हैं तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट है वो यहीं से आया था, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से, है ना। जो हमने सेंटर ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अभी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा है, तो ये कॉन्सेप्ट है जो किसका, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, वो इसी से आया हुआ है, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम इस चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 7 में। जब आप इस चैप्टर की सीरीज को फॉलो कर रहे होगे, ये ऑलरेडी अगर आपने 5th चैप्टर में पढ़ रखा हो तो इसको आप यहाँ भी पढ़िए, है ना। और अच्छे से हम अलग से कुछ नए क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, है ना। वहां भी मैंने क्वेश्चंस करवा रखे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे, और क्वेश्चंस मैं यहाँ पे भी करवा रहा हूँ, है ना। कुछ बढ़िया से क्वेश्चंस भी डील करेंगे, जिसमें जो मेन पार्ट है शेल और बॉम्ब, है ना। कोई मास है जो, है ना, ये किसी M1, M2, M3 मासेस में एक्सप्लोड हुआ होगा, फूटा होगा, बस्ट हुआ होगा, है ना। तो कोई दो मासेस की वेलोसिटीज दे दी जाती है, थर्ड मासेस की पूछी जाएगी, या थर्ड मासेस की पोजीशंस पूछी जाएगी। तो ये इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट पे। तो मेरा बस मोटिव ये था कि मैं आपको ये समझा दूं कि जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का टॉपिक है, बेसिकली एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो 5th चैप्टर में आता है। और अगर हम जेई नीट में, अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठे हो, तो आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम 7 चैप्टर के साथ पढ़ाया जाएगा, सेंटर ऑफ मास के साथ, ठीक है। चलिए, तो हमारी सीरीज में हम इसको भी डाल रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कॉपी पेन उठा लो, कॉपी पेन उठाइए और आ जाइए, आप और हम मिलके बढ़िया शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। पहले समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये आया कहां से। आपने 5th चैप्टर में पढ़ रखा होगा, when the net force on any system of bodies, when the net force on any system of body is equals to 0, its momentum remains conserved. That is, initial momentum of the body is equals to the final momentum of the body. ठीक, ध्यान से सुनना फिर से, मैं आपसे क्या कह रहा हूं। If net force on the any system of bodies is 0, then the momentum of the system of bodies remains what? Conserved. That is the initial momentum जो था उन सारे मासेस का, वही उनका फाइनल मोमेंटम रहेगा। डिस्पाइट ऑफ उनका इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो जाए, उनका इंडिविजुअल चेंज मोमेंटम चेंज हो जाए, बट उनका जो सम होगा इनिशियल मोमेंटम का और फाइनल मोमेंट का, सिस्टम का कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा। अभी समझाता हूं कैसे। मैं कह रहा हूं ये मास एक M1 है, ये मास एक M2 है, ये मास एक M3 है, ठीक। ये कोई V1 वेलोसिटी से चल रहा था, ये कोई V2 वेलोसिटी से चल रहा था, ये कोई V3 वेलोसिटी से चल रहा था, ठीक। और इसको मैंने मान लिया मेरा सिस्टम, ठीक है। अभी फॉर्मूले से भी सारी चीजें प्रूव करूंगा, जैसे हमने 4th वीडियो में कर रखा है। तो इनका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा बेटा? इसका इनिशियल मोमेंटम होगा M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3। क्या बात समझ में आई? मैंने कहा ये सारे मासेस थे, किसी टाइम टी पे कोलाइड कर गए, चल रहे थे, कहीं जाके कोलाइड कर गए एक दूसरे से। तो जब ये एक दूसरे से कोलाइड करे, तो मान के चलिए इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, V-1, इसकी वेलोसिटी हो गई V-2, इसकी वेलोसिटी हो गई V-3। तो इनके मोमेंटम तो चेंज हो गए, लेकिन जब मैं फाइनल मोमेंटम लिखूंगा वो क्या होगा, M1 V-1, M2 V-2, M3 V-3। क्या बात समझ में आई? क्या इसमें कोई बाहर से फोर्स लगा? नहीं लगा। मैं कह रहा हूं नेट फोर्स, बाहर से भी छोड़ो,
नेट फोर्स सिस्टम पे कितना होना चाहिए, 0। क्या हुआ होगा जब ये टकराए होंगे, इसने इस पे फोर्स लगाया होगा, इसने इस पे फोर्स लगाया होगा, इसके इंटरनल फोर्सेस है, बाहर से आके इस पे किसी ने भी फोर्स नहीं लगाया, ठीक। मैंने कहा इसने इस पे फोर्स लगाया होगा तो उतना ही रिएक्शन इसने इस पे किया होगा, एक्शन रिएक्शन। तो जो नेट फोर्स है वो तो सिस्टम पे क्या है, 0 है। तो जो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, सम ऑफ फाइनल मोमेंटम। मतलब ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के क्या रहेंगे, इक्वल। ठीक है, अभी वहां पर लेके चल रहा हूं मैं आपको फॉर्मूलेस पे, किसके फॉर्मूलेस पे, जो हमने सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लिखे थे। क्या भी इतनी बात समझ में आई? इफ अ नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम ऑफ मास इज 0, कोई भी सिस्टम ऑफ मास है, वो रेस्ट पे है या चल रहा है, उस पे नेट फोर्स अगर 0 है सिस्टम पे, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है, इंडिविजुअल पे तो होगा, नेट फोर्स अगर सिस्टम पे 0 है तो उनका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जो भी है उन पे फोर्स लगा होगा, एक दूसरे से कोलाइड करे होंगे या बस्ट हुए होंगे, है ना, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल। ठीक, सम। सिस्टम के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, बट इंडिविजुअली इनका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। इसका बदल गया, वेलोसिटी बदल गई तो मोमेंटम बदल गया, इसका ही बदल गया, इसका ही बदल गया, बट इनका जो सम है वो नहीं चेंज होगा। समझ आया? आओ एक और बात समझते हैं, फिर क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आइए, कॉन्सेप्ट समझना है हमें। तो याद करो, आपने देखा होगा XUM इज इक्वल्स टू M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, है ना। आर कर लो, अच्छा यहाँ पे अच्छा रहेगा, RCUM क्या था, M1 R1 प्लस M2 R2। R2 क्या है, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट। एक्स में बात करेंगे तो एक्स आ जाएंगे, यहाँ XUM आ जाएगा, वाई में बात करेंगे तो यहाँ YCUM आ जाएंगे। अच्छा, इसको हमने डिफरेंशिएट किया, इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो हमारा क्या आया, VCUM। तो VCUM कितना आ गया बच्चा, M1V1 M2V2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। मैंने इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये सेंटर कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आया कहां से, वो यहीं से आया जो हमने 4th वीडियो में पढ़ रखा है। फिर से डिफरेंशिएट करो, ACUM M1A1 M2A2। अगर ये सब आपको आता हो तो आप वीडियो स्किप करके क्वेश्चंस देख सकते हैं डायरेक्ट। डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ये M1 प्लस M2 प्लस M3 है क्या, ये टोटल मास ही तो है। तो इसको अगर मैं यहां ले जाऊं तो मैं लिख सकता हूं M, जो कि मैंने मान लिया टोटल मास, इक्वल्स टू ACUM इज इक्वल्स टू M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3 एंड सो ऑन। ध्यान से देखो तो ये क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। टोटल मास M क्या, टोटल मास M1 M2 M3 को मैंने क्या मान लिया, कैपिटल M, टोटल मास। तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये मैं पूरा पुराने वीडियो में समझा चुका हूं 4th में। तो ये हम जो भी पूरी कहानी लिखते हैं यही तो नेट फोर्स है। पूरे मास चल रहे होंगे, हम किस पे फोकस करते हैं, सेंटर ऑफ मास पे, क्योंकि हम इतना कैलकुलेशन हर पॉइंट मास पे नहीं कर सकते। जब यूनिफॉर्म बॉडीज आ जाती हैं तो हम किस पे फोकस करते हैं, सेंटर ऑफ मास पे। वो छोटे छोटे मासेस से बनी होती हैं, जो उसके छोटे छोटे मासेस हैं। तो F नेट ऑफ टोटल सिस्टम इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन। यही तो आया। जो F नेट लगेगा पूरे पे वो क्या होगा, A1N1 फोर्स ऑन वन, फोर्स ऑन सेकेंड मास एंड सो ऑन। क्या बात समझ में आई? अब यहीं से कंजर्वेशन का बेटा कॉन्सेप्ट आया, और कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है आपसे कि अगर F नेट किसी भी बॉडी पर 0 है, सिस्टम ऑफ बॉडीज पे, किसी भी सिस्टम ऑफ मासेस लिख सकता हूं मैं, सिस्टम ऑफ मासेस और बॉडी, ठीक। अगर ये F नेट किसी भी सिस्टम ऑफ बॉडी पर 0 है, क्या है, 0 है, समझ में आई बात, तो उसका ACOM क्या हो जाएगा, 0। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 0। मतलब उसके जो VCOM हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। समझना बात को ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर F नेट किसी भी सिस्टम ऑफ मासेस पे कितना हो जाए, 0, तो जब F नेट 0 है तो मास तो 0 हो नहीं सकता है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा बच्चा, 0। और जब एक्सेलरेशन 0 हो गया तो VCOM भी कितना हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर इनिशियली रेस्ट पे है, अगर इनिशियली रेस्ट पे है तो VCOM कितना हो जाएगा, 0। अगर इनिशियली
सब पढ़ा चुका हूं 4th वीडियो में, एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं पूरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये आया कहां से कॉन्सेप्ट। और अगर किसी वेलोसिटी से चल रहा है VCUM तो इसी वेलोसिटी से चलता रहेगा इफ इनिशियली मूविंग विथ VCUM। अगर इनिशियली VCUM किसी वेलोसिटी से चल रहा है, इनिशियली ही चल रहा है, तो वो हमेशा VCUM से चलता रहेगा। अगर एफ नेट कितना है 0, और अगर रेस्ट पे है तो VCUM हमेशा कहां रहेगा, रेस्ट पे। आओ अब देखो इसको, यहां पे ध्यान से सुनना, इधर देखो, ध्यान से सुनना, आ गया कॉन्सेप्ट, बस समझ में आई ये कहानी। अगर एफ नेट 0 है तो ACUM 0 है, एक्सेलरेशन ही 0 है, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज होगा नहीं, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि V1 और V2 और V3 ना बदले, ये बदलेंगे, VCUM कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, ये बदल सकते हैं। अब देखो तो M1 प्लस M2 इंटू VCUM मैं क्या लिख सकता हूं, M1V1 प्लस M2V2। समझ में आया। अब आप देखो जब एफ नेट कितना है 0 तो ACUM क्या है 0, तो VCUM क्या है, कांस्टेंट है। VCUM क्या है, कांस्टेंट, 0 भी हो सकता है या कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक। मतलब ये जो क्वांटिटी है जब एफ नेट 0 ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। समझ में आया, समझ में आया, यस और नो। मतलब M1V1 मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी थी दोनों मास के V1 V2, कहीं ये टकराए होंगे, कुछ हुआ होगा इनके साथ सिस्टम में, तो इनकी वेलोसिटी बदल गई होगी। समझ में, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 1। और मास इनटू वेलोसिटी पूरे सिस्टम का क्या है, इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ, M1V1 U1 ले लेते हैं, M1U1 M2U2, ठीक। कोई बाहर से नेट फोर्स नहीं लगा, नेट फोर्स कितना रहा सिस्टम पे 0, तो उसका फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, मैं लिख देता हूं M1V1 प्लस M2V2। So if F net is 0, acceleration will be 0, velocity will remain constant, therefore momentum will remain constant। मतलब this quantity is equals to this quantity, and this is only a what, conservation of momentum। this is, ये बदलेंगे, V1 बदल जाएगा, V2 बदल जाएगा, बट मास इंटू VCUM हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो मास इंटू VCM इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2, मास इंटू VCM इक्वल टू M1U1 प्लस M2V2, तो देयरफॉर M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M1U1 प्लस M2U2। आसान है, समझ में आए। कंजर्वेशन ऑफ कॉन्सेप्ट का ये आया कहां से, आया यहीं से, किससे, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से, ठीक। डन है बात, समझ गए। आओ अब करते हैं क्वेश्चंस, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, समझ में आया। कोई पूछे कहां से आया है तो समझ गए कहां से आया है। तो 5th चैप्टर में हम बच्चा डायरेक्टली बोल देते हैं, इफ एफ नेट और एनी सिस्टम ऑफ masses is equals to 0 then the momentum of the system remain conserved, that is initial momentum is equals to final momentum। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आइए तो क्वेश्चन करते हैं। मैं कह रहा हूं आपसे, एक मास है, क्वेश्चन देखो, एक मास है, ठीक, 3 पार्ट में टूटा, इसका टोटल मास कितना है m, इसका टोटल मास कितना है m, 3 पार्ट में टूटा इक्वली, रीडिंग रीडिंग रीडिंग, ठीक, 3 पार्ट में टूटा। मैंने बोला ये वाला पार्ट इस तरफ गया 3 मीटर पर सेकेंड से, मैं बोला ये वाला मास इस तरफ गया 4 मीटर पर सेकेंड से। क्या बात समझ में आई, ये मास इस तरफ गया 3 मीटर पर सेकेंड से, ये मास इस तरफ गया 4 मीटर पर सेकेंड से। तो पूछा ये जो मास है, देखो तीनों मास सेम है, तुम सबको सबके मास कितने हो जाएंगे, m/3 m/3 m/3, तो m/3 को मैं m मान लेता हूँ, तीनों मास सेम है ना। तो ये भी कितना हुआ m, ये भी कितना हुआ m m, ठीक। एक मास था कैपिटल M जो 3 इक्वल पार्ट्स में टूटा, तुमने 3 इक्वल पार्ट्स को m m m मास मान लिया। तुमने बोला ये 3 मीटर पर सेकेंड इस तरफ गया, ये 4 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ गया, तो इस वाले मास का वेलोसिटी बताइए, थर्ड मास, मान लो m1 m2 m3। समझ गए, क्लियरिटी है, कंफ्यूज मत हो ना। एक मास है जो 3 इक्वल पार्ट्स में बस्ट हुआ, फूटा, ठीक है, तो थर्ड मास का हमें वेलोसिटी बतानी है, दोनों की दी हुई है, 3 मीटर पर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड। करने सॉल्व, ट्राई कर लो, ट्राई कर लो। देखो इनका इनिशियल मोमेंटम कितना है 0, क्योंकि भाई साहब ये रेस्ट पे था,
कोई इसमें बाहर से फोर्स लगा नहीं लगा, ये अपने इंटरनल फोर्सेस की वजह से बस्ट हुआ है। इंटरनल फोर्सेस की, बाहर से कोई फोर्स इसमें नहीं लगा। नेट फोर्स कितना है इस पे? 0। जब ये फूटा होगा, इसने इस पे फोर्स लगाया होगा, इसने आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाए होंगे, ये अपने इंटरनल फोर्सेस की वजह से टूटा है। तो इसमें मोमेंटम नेट फोर्स कितना है सिस्टम पे? 0। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं ना, एक बार समझ लो, फटाफट से समझेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे। इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0। मतलब मोमेंटम ऑफ 1 प्लस मोमेंटम ऑफ 2 प्लस मोमेंटम ऑफ 3 इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। कहानी क्लियर? फूटने के बाद तीनों का मोमेंटम क्या मान लिया मैंने? P1 P2 P3, है ना, बस्ट होने के बाद। तो इनिशियल मोमेंटम 0, P1 P2 प्लस P3 इक्वल्स टू 0। समझ में आया? डन। अब ध्यान से देखो मैं इनके मोमेंटम कैसे लिख रहा हूं। आप इसके मोमेंटम x में कंजर्व करा सकते हैं, y में कंजर्व करा सकते हैं, क्योंकि बेटा आपको दिख रहा होगा ये जो मास है यहां कहीं जाएगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो x में भी आएगी और y में भी आएगी। तो बेस्ट ऑप्शन मैं आपको देता हूं, आइए। ये कहां गया? इधर। इसका मास कितना है? m। तो m इंटू 3 बोलो माइनस जे कैप, आई कैप, सॉरी, माइनस आई कैप। समझना, एक्स इसको फॉलो किया करो हमेशा, जे कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस आई कैप, है ना, एक लाइन में आंसर हो जाए। बार बार एक्स में कंजर्व करोगे, वाई में कंजर्व करोगे, बस खत्म। ठीक, तो ये हो गया। प्लस इसकी बात करें तो इसका मास कितना है? m। ये कहां गया? 4 मीटर से कहां की तरफ? नीचे की तरफ, तो -4 जे कैप। P3 का मोमेंटम लिखेंगे तो P3 का मोमेंटम मास कितना है? m। वेलोसिटी हमें नहीं पता, तो वेलोसिटी कितनी भी बराबर कितना? 0। क्या बात समझ आई? बहुत बढ़िया। तो ये हो गया -3 m आई कैप प्लस, तो ये भी हो जाएगा -4 m जे कैप। इसको उस तरफ ले जाएंगे तो -mv। क्या बात समझ में आई? m कॉमन लेके कैंसिल कर दो, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यहां से v निकल के आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। ये रहा आंसर। मतलब जो ये थर्ड मास है इसकी जो वेलोसिटी होगी कितनी होगी? 3i कैप प्लस 4j कैप। मतलब x में कितनी? 3 और y में कितनी? 4। ऑब्वियस सी बात है, इसका मोमेंटम कंजर्व है तो इसी को बैलेंस करना पड़ेगा, x में भी और y में भी। अच्छा, तो उसकी नेट पूछी जाए तो वेलोसिटी कितनी? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, है ना, आता है वेक्टर जोड़ना, तो 9 प्लस 16, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये इस तरफ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड से यहां कहीं। समझ में आया? बोलो हाँ कि ना? डन है? ठीक, क्लियर? चलो आगे बढ़ जाएं, बढ़ जाएं, बोलो। चलो मिटा दूं। अब फटाफट करेंगे, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझ गए? मोमेंटम इनिशियल 0, फाइनल बताए। आओ एक और देखें इसी तरीके का। तुमने बोला एक ब्लॉक है, ठीक है, एक मास है कैपिटल एम, एक मास है कैपिटल एम। ये टूटा 3 पार्ट में, ध्यान से सुनना, 3 पार्ट में, 1:1:2 के रेशियो में। ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन भी है, ठीक है। एक मास है जो 1:1:2 के रेशियो में टूटा, ठीक है। क्या बात समझ में आई? हाँ। अब जो इक्वल मासेस हैं दो, मतलब ये और ये इक्वल हुआ, जो इक्वल मासेस हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर फ्लाई हुए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक। और वेलोसिटीज कितनी थी? एक 2 मीटर पर सेकंड से और दूसरा भी 2 मीटर पर सेकंड से। ध्यान से सुनिएगा, a mass m burst into 3 parts in the ratio 1:1:2. Two equal masses flies away perpendicular to each other with the velocities of 2 meter per second. Then what is the velocity of third mass? ठीक, तो यहां से ये फटे, ओरिजिन मान लेते हैं, तो यहां चला गया कितना? देखो 1:1:2, समझ में आया?
तो ये कितना हो गया बोलो, m/4। ये वाला मास ऊपर चला गया, ये वाला भी कितना हो गया, m/4, 1:1:2। और ये जो एक जो टूटेगा जिसको मैं निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो, m/2। समझ में आया कैसे, कितने रेशियो में बटे, 1:2:2। ठीक, मतलब 4 पार्ट, एक इसके पास, एक इसके पास, दो इसके पास। समझ में आ गए कैसे करते हैं। ये टोटल जो 2 + 1 + कितना 3, मतलब 1 पार्ट इसके फोर्थ का, 1 पार्ट इसके पास है, 1 पार्ट इसके पास है, 2 पार्ट इसके पास है। तो ये कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा m/4, एक हो जाएगा m/4 और एक हो जाएगा 2m/4। तो ये कितना हो गया, m/2। ठीक, इसकी वेलोसिटी कितनी, 2 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी कितनी, 2 मीटर पर सेकंड। बस यहाँ थोड़ा रेशियो दे दिया था, इसको हमें हिसाब किताब से लगाना होगा। कर दो मोमेंटम कंजर्व। इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0। इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0। आफ्टर बस्ट इसका मोमेंटम p1, इसका मोमेंटम p2 और इसका मोमेंटम p3। तो p1 + p2 + p3 बराबर कितना, 0। समझ में आ गया। आइए लिखते हैं इसका p1, ये रहा, तो m/4 × 2 आई कैप, इस तरफ है तो आई कैप, प्लस m/4 × 2 जे कैप, ऊपर है तो जे कैप, प्लस p3 = व्हाट, 0। देयरफॉर p3 का मोमेंटम कितना निकल के आ गया, हाँ p3 का मास भी लिख लो, कितना है मास, m/2 इंटू उसकी वेलोसिटी जो मैं निकाल ली है, बराबर कितना, 0। ठीक, तो m/2 इंटू v इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, इसको काट लें, 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा, m/4 ले लो कॉमन, m/2 ले लो कॉमन, ये क्या बचा, आई कैप प्लस जे कैप। समझ में आया, ये काटा, माइनस उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का साइन लगा दिया, m/2 ले लिया कॉमन, आई कैप प्लस जे कैप, m/2 से m/2 कैंसिल, तो वेलोसिटी आ गई माइनस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप। मैग्नीट्यूड बताना और डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या मतलब, इनके ऑपोजिट में जाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है। आइए, तो वेलोसिटी कितनी होगी, इसका मतलब क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड एक्स में और 1 मीटर पर सेकेंड, सॉरी माइनस का साइन लगाए तो माइनस एक्स में, और 1 मीटर पर सेकेंड माइनस वाई में। तो नेट वेलोसिटी कितनी आ गई, √1² प्लस 1², मतलब √2 मीटर पर सेकेंड। आंसर, ठीक, नीट में आया हुआ है क्वेश्चन 2000 में समथिंग। इसके बाद और बढ़िया क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक मस्त, मजा आ जाएगा, नोट करो। समझ में आया, मोमेंटम कंजर्व कराना है बस। कई लोग क्या करते हैं, पहले एक्स में मोमेंटम कंजर्व करा के वेलोसिटी एक्स में निकाल लेंगे, अलग अलग भी कर सकते हो। वाई में मोमेंटम कंजर्व करा के वाई में वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ठीक, फिर दोनों वेलोसिटीज को ऐसे जोड़ देते हैं, √(x² + y²। ठीक, एक्स में और वाई में वेलोसिटी पता है, तो √(x² + y² की वेलोसिटी। डन है बात, मजा आया, आगे बढ़े, चलिए। नोट कर लिया, चलो एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड रुकना, थोड़ी सी प्यास लगाई। सुनो क्वेश्चन बहुत बढ़िया। एक मास है, ठीक, 3 इक्वल पार्ट्स में टूटा। क्वेश्चन सुनना, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 इक्वल पार्ट्स में बस्ट हुआ। एक 1 kg, एक 2 kg। क्वेश्चन कैसे लिखा था ध्यान से सुनना, अ मास बस्ट इनटू 3 पार्ट्स, 1 kg, 2 kg, which flies away perpendicular to the each other with the velocity of 12 मीटर पर सेकेंड एंड 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, ठीक, एंड द थर्ड मास फ्लाइज अवे with the velocities of
4 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज द मास ऑफ द थर्ड मास। क्वेश्चन समझ आया? ध्यान से सुनिएगा, समझा देता हूँ, लैंग्वेज में आएगा, ये मैं अंडरस्टूड इसलिए मैं ऐसा डायग्राम बना लेते हैं। उन्होंने क्या किया, एक मास है जो 3 पार्ट में टूटा, 1 kg 2 kg, और जो 1 kg और 2 kg थे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर उड़े, फ्लाइज अवे, ऐसे बोलते हैं फटने के बाद, है ना, विद द वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड एंड 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, हमने मान ली इसकी यहाँ एक 12 मीटर पर सेकेंड, इसके ऊपर परपेंडिकुलर मानना है, कहीं भी मान लो, तो इसको एक्स में मान लिया, उसको वाई में मान लिया, 8 मीटर पर सेकेंड से। और एक होगा, ये मास हो गया अपना m1, ये मास हो गया अपना m2, और ये जो m3 मास है ये कितनी वेलोसिटी से गया, 4 मीटर पर सेकेंड। डायग्राम नहीं आता तो मैंने बना लिया। इन दोनों के अगर मोमेंटम को कंजर्व करना है तो थर्ड मास यही जाएगा। इसका मास बताना है, इसका क्या बताना है, मास। बहुत आसान है, ध्यान से देखें, पॉज करें, ट्राई करें, अच्छा क्वेश्चन है। इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी दी है, एक्स और वाई में नहीं दी ना, इसकी दी है। बोले इसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड है और इसकी 8 मीटर पर सेकंड है, दे फ्लाइज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये तो हमने माना है, परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री पे, लो मान लिया, इन दोनों को अपन ने मान लिया, थर्ड यहाँ जाएगा। इसकी वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड। इसका मास बताना कितना होगा। ठीक, चलो, तो इनिशियल मोमेंटम भैया 0, समझ आया। फाइनल मोमेंटम P1 प्लस P2 प्लस 3 बराबर 0। तो जो P3 का मोमेंटम होगा बेटा, जो P3 का मोमेंटम होगा वो कितना होगा, माइनस ऑफ P1 प्लस P2 के मोमेंटम के बराबर। जो P3 का मोमेंटम होगा वो कितना होगा, माइनस ऑफ P1 प्लस P2 के मोमेंटम के बराबर। P1 P2 का मोमेंटम निकाल लेते हैं, आइए। तो P3 के मोमेंटम को क्या लिख सकता हूं, m3 मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ऑफ 3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऐसे नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि इसका मोमेंटम कहाँ है, एक्स में, और इसका मोमेंटम कहाँ है, वाई में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। तो P1 की वैल्यू 2 इंटू वेलोसिटी कितनी है 8, 2 इंटू 8 आई कैप प्लस, हाँ इसका ले लो चाहे इसका ले लो, इसको अपन ने कहा जे कैप में ले लेते हैं, जे कैप। ठीक, आई कैप में कौन है, ये अपना आई कैप, ये अपना जे कैप। ठीक, 12 इंटू 1, तो 1 हो गया मास, 12 हो गई वेलोसिटी, कहाँ, आई कैप में। डन है बात, आइए। बस एक लाइन का आंसर था, m3 v3। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मास कैसे निकालें, तो ऐसे करा करो, है ना, वो बार बार एक्स में और वाई में कंजर्व करना गलत है, ऐसे गलत नहीं है, निकल आएगा आंसर। इतना कॉम्प्लिकेटेड करने से अच्छा है बेसिकली एक लाइन में करो। m3v3 मास माइनस ऑफ 8 इंटू 2 16 जे कैप, 16 जे कैप प्लस 12 इंटू 1 12 आई कैप। समझ गए, यस और नो। तो ये इनका आ गया मोमेंटम। अब ध्यान देना, इस मोमेंटम को हमें जोड़ना है। माइनस साइन तो मतलब क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस साइन को भूल जाओ, हमें तो मैग्नीट्यूड बताना है किसका, m3 का। अब ये आई में और ये जे में है, तो उसके मोमेंटम को जोड़ना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ, सही है ना, अंडर रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो इसके मैग्नीट्यूड जो आया मोमेंटम का वो कितना आ गया अपना, 12 का स्क्वायर 144 और 16 का स्क्वायर 256 प्लस 144, तो ये आ गया अपना अंडर रूट ऑफ 400। अंडर रूट 400 इज इक्वल टू व्हाट, 20। समझ में आया, इसका मैग्नीट्यूड आ गया कितना, अंडर रूट मतलब 20। मास इंटू वेलोसिटी, तो मास निकालना था, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है 4 इंटू 20, ये कटा 5, तो मास निकल के कितना आ गया 5 kg। ये 2001 में आया हुआ नीट का क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है, अरे रिजल्टेंट निकालिए ना, 16 मोमेंटम का है जे में, 12 मोमेंटम का है एक्स में, वाई में, तो नेट मोमेंटम ही को तो उसकी बैलेंस कर रहा है, क्योंकि हमने नेट वेलोसिटी तो ली है, ये 4 जो दी है वो उसकी क्या दी है, नेट वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी, एक्स वाई थोड़ी ना दी। समझ गए, तो नेट मोमेंटम निकाल के इसके मोमेंटम से हमने क्या कर दिया, बैलेंस, इक्वेट, 5 kg आ गया। ठीक, डन है, आगे बढ़े, चलो कर सकते हैं अब ये सब।
चलो एक और सुनो, बढ़िया। ठीक, एक मास है 1 kg का, कितने का? 1 kg का। ठीक, इसको 100 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ फेंका गया। कितने से? 100 मीटर पर सेकेंड की से ऊपर की तरफ फेंका गया। आफ्टर 5 सेकेंड्स, आफ्टर 5 सेकेंड इट बस्ट इनटू 2 पार्ट्स। तो 5 सेकेंड में कहीं ऊपर पहुंचा होगा। आफ्टर 5 सेकेंड इट बस्ट इनटू 2 पार्ट्स, 400 ग्राम्स एंड रिमेनिंग कितना हो गया? 600 ग्राम्स। सुनना ध्यान से, एक मास था कितना? 1 kg का, 100 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ इसको फेंका गया अंडर ग्रेविटी। ठीक है, आफ्टर टाइम इक्वल्स टू 5 सेकेंड इट बर्स्ट इनटू 2 पार्ट्स, 400 grams and 600 grams. Just after burst, 400 grams move down towards with a velocity of 25 meter per second. तो आपको 600 ग्राम वाले की वेलोसिटी बतानी है। 4 ऑप्शंस थे, कर सकते हो। आई होप समझ गए क्वेश्चन। ट्राई करेंगे। 1 kg का मास था, 100 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका, 5 सेकेंड के बाद फट गया। 5 सेकेंड के बाद फटने के बाद 2 पार्ट में बटा, 600 ग्राम मतलब 0.6 kg एंड 0.4 kg। 0.4 kg नीचे की तरफ 25 मीटर पर सेकेंड से आया, तो 0.6 kg की वेलोसिटी पूछी। ठीक, तो ये जैसे यहां पहुंचा, ये जो बस्ट हुआ होगा इसके जस्ट आफ्टर बस्ट पूछा है, क्योंकि उसके बाद तो इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी अंडर ग्रेविटी। ठीक, जस्ट आफ्टर। तो यहां पर इसका, यहां पर जाके जब ये फटा, तो ये अपने इंटरनल फोर्सेस की वजह से फटा। उसमें नेट फोर्स कितना था? इंटरनल फोर्सेस की बात करें तो 0। तो आफ्टर 5 सेकेंड पहले तो इसका मोमेंटम निकालिए। तो 5 सेकेंड के बाद जब वो फटा तो उसके अपन को क्या चाहिए? वेलोसिटी। बस खत्म, यही क्वेश्चन था। तो इनिशियल मोमेंटम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मास इनटू उसकी इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी अगर जो निकालनी है तो 5 सेकेंड के बाद पहले उसकी क्या निकाल लो? वेलोसिटी। तो v इक्वल्स टू u प्लस एटी। ग्रेविटी बोल रखा है 10 लेनी है। ठीक, तो v पता नहीं, इनिशियल कितनी थी? 100, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, नीचे की, तो ये कितना हो जाएगा? -10 इंटू 5। तो ये हुआ क्या? 100 माइनस 50 विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 50। बस यही कॉन्सेप्ट था, यही समझना था। तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम हुआ फटने से जस्ट पहले, फटने से जस्ट पहले इसका जो इनिशियल मोमेंटम हुआ वो हुआ मास इनटू वेलोसिटी। तो मास कितना है? 1 और वेलोसिटी कितनी है? 50। तो जो इनिशियल मोमेंटम आया वो कितना निकल के आ गया? 50। समझ में आया? यस और नो? तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया? 50। फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम लिखेंगे m1v1 प्लस m2v2। ठीक, और इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे जहां पर वो ब्लास्ट हुआ है। तो 50 इज इक्वल्स टू m1, 50 इज इक्वल्स टू m1। और m1 कौन सा? देखो अब नीचे की तरफ हम क्या ले रहे हैं? माइनस, तो ऊपर की तरफ ऑटोमेटिकली प्लस। ठीक, ये हमको लेना पड़ेगा। तो ये नीचे आया, मास कितना है? 0.4, वेलोसिटी कितनी दी है? 25, और क्या कर लेंगे? माइनस। समझ में आया? प्लस m2 कितना है? 0.6, उसकी वेलोसिटी v2। समझ में आ गया? तो ये कितना हो गया? 10। तो 50 इज इक्वल्स टू -10, हाँ सही है, प्लस 0.6 इंटू v2। 10 इस तरफ आया तो ये कितना हो गया? 60 इज इक्वल्स टू 0.6 ऑफ v2। तो v2 इज इक्वल्स टू 60 बाय 0.6, तो ये कितना आ जाएगा? 100 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? तो ये जो 600 ग्राम्स वाला था ये कितने से जाएगा ऊपर? 100 मीटर पर सेकेंड से। समझ आई कोई कुछ बात? ये क्वेश्चन में गिवन था डाटा, तो हमने पहले 5 सेकंड के बाद उसका इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया जो कितना था? 50। जैसे ही ये फटा तो 2 मास हो गए, m1 और m2। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? m1 v1 प्लस m2 v2। नीचे के लिए मोमेंट हमने नेगेटिव ले रखा है, तो ऊपर के लिए पॉजिटिव, तो वो वैल्यू v2 की तो रखी ही नहीं है, ऑटोमेटिक पॉजिटिव आ गया। तो m1 कितना? v1, यहां पर कितना रखा? माइनस v2 की वैल्यू आ गई। तो कितने से जाएगा?
फाइनल बराबर इनिशियल, तो इसकी क्या रख दिया 50, बस इक्वेट कर दिया और V2 की वैल्यू आ गई। क्लियर है? अब थोड़ा सा प्रोजेक्टाइल में चलते हैं। किसमें चलते हैं? प्रोजेक्टाइल में। और वीडियो की लेंथ देख लो मैं कितना हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत समय अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डील करेंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे कंजर्व करना है मोमेंटम? बोलो। ठीक है। अच्छा, ये नीट और जेई में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चंस बेटा। ये नीट और जेई के क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, और बोर्ड में भी, आपके स्कूल्स में भी पूछे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान है। तो आइए प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक, ध्यान सुनना। एक मास है 1 kg का, उसको प्रोजेक्ट किया किसी एंगल थीटा से 15 डिग्री से। ठीक है, अ मास ऑफ 1 kg। ठीक है, तो मास ले लो कोई भी, उन्होंने बोला एक मास है जिसको प्रोजेक्ट किया गया किसी एंगल 15 डिग्री से, और वेलोसिटी कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड से। ध्यान से सुनना। वो अपने जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, इट बस्ट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। वो यहां जाके 2 इक्वल पार्ट में बस्ट हो गया। तो एक पार्ट जो था वो इनिशियल पोजीशन पे आके गिरा। ध्यान से सुनना। मतलब मान के चलो ये मास कितना है? m। तो एक मास कहां आके गिरा? m/2 पे। तो पूछा इसी प्रोजेक्टेड पॉइंट से दूसरा मास m/2 कहां गिरेगा? क्वेश्चन समझना, अच्छा क्वेश्चन है। लैंग्वेज में लिखा होता है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं ना, लिखवाएंगे फिर करेंगे अलग बात है। ठीक है, अ मास is projected under gravity at an angle of 15 degree with the velocity of 10 meter per second. At its highest point, it bursts into 2 equal parts. One part falls on a projected point or initial point, where does another part will fall from a projected point. कहां गिरेगा? समझ में आया? अब इसी लाइन पे कहीं ना कहीं तो गिरेगा ना। समझ में आया? ऑप्शंस होंगे 4-5 बताने। अब मेरी बात को सुने ध्यान से। जब बेटा ये प्रोजेक्टाइल हो रहा था 15 डिग्री पे, और जब हाईएस्ट पॉइंट पे इसका जो सेंटर ऑफ मास का पाथ था वो तो यही था। ये जो बस्ट हुआ बिकॉज ऑफ इस इंटरनल फोर्सेस, नेट फोर्स कितना है? 0। तो जो सेंटर ऑफ मास होगा, जो सेंटर ऑफ मास होगा ना बेटा, जो क्या होगा सेंटर ऑफ मास, वो अपना पाथ ही फॉलो करेगा। सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं भटकेगा। बेसिकली मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ मास अपना वही पाथ फॉलो करेगा जो फॉलो कर रहा था। मतलब इन दोनों मास, मतलब ये कहां गिरा? m/2 यहां गिरा, और एक m/2 मैंने कहा यहां गिरा। तो बस इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यही होगा। समझ में आया? एक m/2 तो वापस यहां गिर गया एक पार्ट, और जो एक पार्ट होगा वो यहां कहीं गिरेगा, हमें नहीं पता कहां गिरेगा, लेकिन इसके जो सेंटर ऑफ मास होगा इन दोनों का वो यही होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सेंटर ऑफ मास विल फॉलो द सेम पाथ। इनके प्रोजेक्टाइल का जो सेंटर ऑफ मास होगा, हमने हमेशा आपसे बोल रखा है कि हम जो क्वेश्चन करते हैं वो किस पे कंसिडर करते? सेंटर ऑफ मास पे। ये हमें फट गया, ये फटा अपने इंटरनल फोर्सेस की वजह से। हमने तो जाके इसमें कोई अलग से तो उसको फोड़ा नहीं, ऊपर गए हथौड़े से फोड़ दिया। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो यही होगा। ये कॉन्सेप्ट था। समझ में? अगर अब ये हमें मिल जाए तो काम बन जाए। तो बेसिकली हमें निकालनी क्या है? रेंज। क्या निकालनी है? रेंज। और रेंज मिल जाएगी तो फिर देखो कॉन्सेप्ट। आओ सॉल्यूशन। Since the center of mass will follow the projectile path, therefore the range, therefore the location of center of path माने XUM will be equals to the range। और रेंज क्या होती है? याद करो, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। याद है? कोई प्रोजेक्टाइल को अगर थीटा डिग्री पे प्रोजेक्ट किया जाए तो उसकी रेंज होती है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। तो यहां से रेंज निकाल लेते हैं। ठीक, क्या निकाल लेते हैं? रेंज। तो u स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 10, तो 10 का स्क्वायर 100 साइन 2 थीटा। थीटा कितना प्रोजेक्ट किया? 15 डिग्री, तो 15 इंटू 2 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू लेनी है 10, 0 कैंसिल, 5 मीटर्स। तो रेंज कितनी आ गई? 5 मीटर। कोई दिक्कत की बात? मतलब ये पॉइंट जो है वो कितनी दूरी पे है? 5 मीटर्स पे। कितनी दूरी पे? 5 मीटर्स पे। तो जब आप XUM पे ही खड़े हो जाओ, जब आपने, अब आपको याद होगा XUM
इज इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, किसी भी ओरिजिन से। मैं कह रहा हूं मैं एक्स यूएम पे खड़ा हो जाता हूं, ये यहां पे एक्स यूएम के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,0, ठीक। तो यहां से गए हम एक्स यूएम क्या हो गया इंटू m1 प्लस m2 इक्वल्स टू m1x1 प्लस m2x2। तो एक्स यूएम पे खड़े होगा तो एक्स यूएम क्या हो गया 0, देयरफॉर m1x1 इज इक्वल्स प्लस m2x2 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। ये हम कर चुके हैं पहले भी हमारे 4th वीडियो में, समझ में आया। अरे भाई एक्स यूएम तो रेंज पे ही गिरेगा ना, हम यहाँ पे खड़े हो गए, अगर जब हम एक्स यूएम पे ही जाके खड़े हो जाएं तो एक्स यूएम के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,0, समझ में आया। देयरफॉर m1x1 बराबर m2x2, एक इस तरफ एक उस तरफ कर लो। m/2 कहां गिरा 5 मीटर पे, समझ में आया। यहां से कितने पे गिरा वो 5 मीटर पे, तो m/2 इंटू 5 प्लस ये कितना है m/2 इंटू x2 बराबर कितना 0, तो m/2 इंटू 5 इक्वल्स टू माइनस ऑफ m/2 इंटू x2, समझ में है। बोलो हाँ कि ना। m/2 से m/2 क्या हो गया कैंसिल, तो जो x2 की वैल्यू आई वो कितनी आ गई -5, कितनी आई -5, समझ में आया। तो यहां से चल के कितने पे, यही है ना ओरिजिन, यही मान रखा ना, तो यहां से हमारा ये कितना आया 5, क्योंकि ये हमने प्लस ले लिया +5, तो ये वाला क्या आ गया अपोजिट साइड -5। तो यहां से कितनी दूरी पे गिरा दूसरा मास 10 पे, समझ में आया। तो आंसर इज 10 मीटर्स। ये तो मास स्प्लिट हुआ था आधा आधा, तो ऑब्वियस सी बात थी जब सेंटर ऑफ मास यहाँ गिरेगा तो आधा मास अगर m/2 पे है तो आधा मास यहाँ से भी कितना होगा m/2, मतलब कितने पे होगा 5 पे तो होगा। अगर इस ओरिजिन से m/2 5 पे है तो यहाँ से भी कितना होगा 5 पे, तो यहाँ से कितना हो गया 10। लेकिन जब ये अलग अलग मास हो जाते हैं ना तो ये करना पड़ता है, करके बता देता हूँ एक और क्वेश्चन। आसान है, क्लियर, डन है, समझ में आया। बेसिकली हमें पहले रेंज निकालनी पड़ती है ऐसे में, और फिर उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम जगह बता देते हैं। डन, चलो। अगर इसी को मैं मास बदल दूं तो कैसे, आओ, 3 पार्ट में भी तोड़ सकता हूं, 4 में, बस डाटा बदल रहे अपन। हमने बोला 2 पार्ट में टूटा, कितने में, सेम क्वेश्चंस 2 पार्ट में टूटा, एक पार्ट m/3 तो दूसरा पार्ट 2m/3। जो m/3 था वो वापस से गिरा कहां पे इनिशियल पोजीशन पे, प्रोजेक्टेड पोजीशन पे। तो बताइए प्रोजेक्टेड पोजीशन से दूसरा मास कितनी दूरी पे होगा। अगर डाटा सेम है 15 डिग्री है 10 मीटर पर सेकेंड है तो रेंज वही आएगी अपनी कितनी 5 मीटर पर 5 मीटर, ठीक है। और वही होगा हमारा क्या XCOM। डाटा बदल दो तो रेंज आप निकाल सकते हो, u स्क्वायर साइन टू थीटा बाई, अब तो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। तो ये आ गया अपना XCOM, बस यहां पर कर लो m1x1 इक्वल्स टू m2x2, एक इस तरफ एक उस तरफ, सेंटर ऑफ मास पे खड़े हैं अगर तो एक मास इस तरफ होगा तो एक मास इस तरफ होगा। अच्छा तो यहां पर कितना गिरा m/3, कितना गिरा m/3, तो m/3 इंटू 5, वहां कितना गिरा 2m/3 इंटू x2, m से m कैंसिल, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3 से 3 कैंसिल, x2 की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, तो x2 की वैल्यू कितनी आई 2.5। लेकिन ये 2.5 कहां से आई, ये यहां बैठे हैं अपन, यहां से कर रहे हैं सब, यहीं से तो लिया था 5, तो यहीं से ये कितना आया 2.5, तो ओरिजिन से कितना हो जाएगा 5 प्लस 2.5, तो कितना आ गया 7.5। समझ आया, बोलो। ये बेसिकली कंजर्वेशन पे नहीं, ये मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे था। अब आओ कंजर्वेशन पे करते हैं, बहुत बढ़िया सवाल, और जो प्रोजेक्टाइल में भी है, ठीक है। आओ, जी में आया 2019 में, शायद शायद आया जरूर है, ईयर एग्जैक्टली याद नहीं है। समझ आ रहा है ये सब। आओ कंजर्वेशन पे करते हैं प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन, जेई में आया हुआ है, ईयर मुझे याद नहीं है, ठीक। उन्होंने बोला
किसी एंगल से पे v वेलोसिटी से किसी मास को प्रोजेक्ट किया, ध्यान से सुनना, किसी v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे किसी मास को प्रोजेक्ट किया, एट दैट हाईएस्ट पॉइंट इट स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यहां पर ये जो मास था दो बराबर पार्ट में बस्ट हुआ, एक पार्ट वापस से ओरिजिन पे आके गिरा, एक पार्ट वापस से ओरिजिन पे आके गिरा। तुमने पूछा तो जैसे बस्ट हुआ, एट इंस्टेंट इट बस्ट और एक्सप्लोड, what is the velocity of another mass? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनना। इस तरीके के कुछ ऑप्शंस थे, आओ देखें। v cos थीटा, 2v cos थीटा, 3v cos थीटा और 3/2v cos थीटा, इस तरीके से कुछ ऑप्शंस थे। ठीक, क्वेश्चन को समझो फिर से। एक मास है m जिसको v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, एक मास है m जिसको v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो दो पार्ट में टूटा। ठीक, यहां पे यही दिखा देते हैं, टू पार्ट में ब्रेक हुआ, इसको बोल लो m1, इसको बोल लो m2, बराबर बराबर, मतलब ये भी m/2 और ये भी m/2। तो जो एक पार्ट था वो वापस से ओरिजिन पे गिर गया, यूं, मतलब यहीं से आया होगा। ठीक, तो ये डू जस्ट इट बस्ट, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेकंड मास, इसकी वेलोसिटी पूछिए। समझ में आया? अब यहां पर एक थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। जब इसको प्रोजेक्ट किया गया बेटा, जब इसको प्रोजेक्ट किया गया तो एक्स एक्सिस में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, देखना v cos थीटा, यही कॉन्सेप्ट है। ये जो मास ये जो चल रहा है इसकी जो वेलोसिटी एक्स एक्सिस में वो कितनी है, v cos थीटा। तब ये जहां जाके हाईएस्ट पॉइंट पे टूटा m/2 और m/2 पे, तो टूटने से पहले इस पूरे की वेलोसिटी कितनी थी, v cos थीटा, कहां, x में। अगर इस मास को वापस से ओरिजिन पे गिरना है, अगर इस मास को वापस से हाईएस्ट पॉइंट से ओरिजिन पे गिरना है तो इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में v cos थीटा होनी चाहिए, तभी आ पाएगा। क्योंकि जितनी वेलोसिटी उसको प्रोजेक्ट किया गया ऊपर पहुंचा है, क्योंकि g तो कांस्टेंट है, लौटेगा भी तो भी g लगेगा और गया था तो भी g लगेगा। समझ में आई कॉन्सेप्ट? जब यहां पर ये टूटेगा, कौन सा, ये वाला, तो इसकी इस तरफ वेलोसिटी v cos थीटा ही होनी चाहिए, तभी आगे ओरिजिन पे गिरेगा। समझ में आ गया? बस ये कॉन्सेप्ट है। जस्ट आफ्टर ब्रेक, जस्ट आफ्टर बस्ट, इस वाले की वेलोसिटी कितनी है इस तरफ, v cos थीटा, और इसकी कितनी मान लो, u, और ये u निकाल लिए, कॉन्सेप्ट था। तो इनिशियल मोमेंटम, बस्ट हुआ है इंटरनल फोर्सेस की वजह से, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना, टोटल मास कितना m, वेलोसिटी कितनी x में, x में कंजर्व करना है, तो v cos थीटा। समझ में आया? v से प्रोजेक्ट करते हैं तो y एक्सिस में वेलोसिटी होती है v sin थीटा और यहाँ होती है v cos थीटा, अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल लिया हो थीटा। ठीक, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। अब देखना, ये वाला डायरेक्शन मान रहा हूं माइनस, ये वाला मान रहा हूं प्लस, तभी ये वाला मोमेंटम प्लस लिख रखा है, इस तरफ वेलोसिटी प्लस, पीछे की तरफ माइनस, तो m1 फाइनल लिख रहा हूं, फाइनल मोमेंटम, तो ऐसे पूरा लिख देता हूं, m1 u1 m2 u2 m2 u। ठीक, डायरेक्ट भी कर सकते। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, ध्यान दें, इसका मास कितना हो जाएगा, m/2 माइनस v cos थीटा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कहां होगी, पीछे की तरफ, प्लस m/2 इंटू u, ये u ही तो निकालना है, m/2, इसकी वेलोसिटी कितनी u, इसकी वेलोसिटी माइनस v cos थीटा, तो m/2 माइनस v cos थीटा प्लस m/2 टू v। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल, इनिशियल कितना है m v cos थीटा, बराबर ये है ना। सॉल्व कर रहा हूं मैं, एक लाइन में भी कर देता लेकिन आप कंफ्यूज ना हो जाओ, स्टेप वाइज कर रहा हूं। ठीक, डन है।
अब ये m बाई टू वी कॉस थीटा इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद ये हो जाएगा 3m v बाई टू कॉस थीटा इक्वल्स टू m बाई टू इंटू यू, इक्वल्स टू m बाई टू इंटू यू। 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, तो u की वैल्यू निकल के आ गई 3v cos थीटा। ये रहा आंसर, समझ आया? मतलब ये इस तरफ कितनी वेलोसिटी से जाएगा 3v cos थीटा। क्लियर है? ऐसे ऑप्शंस थे, ऐसा पूछा क्या था, ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए था दिमाग से। अगर ये वापस यहाँ गिर रहा है तो इसकी जाने वाली वेलोसिटी और आने वाली वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तभी यहां पर आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता। डन है? क्लियर? बोलो, आगे बढ़े। चलिए, तो ये कंजर्वेशन पे कुछ क्वेश्चंस थे, कितने भी क्वेश्चन बना लो, मोमेंटम कंजर्व करना आना चाहिए। क्या कंजर्व करना आना चाहिए? मोमेंटम कंजर्व करना आना चाहिए। ठीक, एक बार हम वीडियो की लेंथ चेक कर लूं। एक अच्छा क्वेश्चन और करवाता हूं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे, तो आपको मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनना। जेई में आया हुआ है मेंस में, 2019 का क्वेश्चन है ना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे तो नहीं कह सकते हो आप, ये मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे, तो सीधे सब कंबाइंड ही चलता है। उन्होंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। एक 100 मीटर हाई क्या है, बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक वुडन ब्लॉक रखा हुआ है 0.03 केजी का, 0.03 केजी का, और यहां पर एक बुलेट है जिसका मास है 0.02 केजी का। इसका मास कितना है? 0.02 केजी का। इसको फायर किया गया 100 मीटर पर सेकेंड से, कितने से? 100 मीटर पर सेकेंड, और उसको फ्रीली ड्रॉप किया गया। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक वुडन ब्लॉक है जो 100 मीटर की हाइट पे रखा हुआ है, इसका मास है 0.03 केजी, और एक बुलेट है जिसका मास है 0.02 केजी और 100 मीटर से ऊपर की तरफ फायर की गई है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द बुलेट विल बी एम्बेडेड ऑन अ ब्लॉक एंड दे विल मूव टुगेदर। हमने बोला कि जो बुलेट है उस ब्लॉक में घुस जाएगी और ये दोनों साथ चलेंगे। समझ में आया? तो क्वेश्चन इज हाउ मच हाइट they will attain above the building, कि बिल्डिंग से कितने ऊपर ये जाएंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन? एक 100 मीटर की बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है 0.03 केजी का, नीचे एक बुलेट है 0.02 केजी की, इसको 100 मीटर पर सेकंड से फायर किया गया, इसको 100 मीटर पर सेकंड से फायर किया गया, ठीक। एक समय पे ये दोनों एक दूसरे से टकराए और जो बुलेट थी वो वुडन ब्लॉक में एम्बेड कर गई साथ। अब दोनों कहां से चल रहे हैं? साथ में। दोनों कैसे चल रहे हैं? साथ में। मैंने पूछा दोनों बिल्डिंग से कितनी ऊपर हाइट में जाएंगे। दोनों एक साथ चल रहे, फंस गई उसमें बुलेट। अब दोनों एक साथ मैंने पूछा है क्योंकि ये बुलेट का मोमेंटम जब इसमें लगेगा ना तो इस बुलेट ब्लॉक को ऊपर लेके जाएगा। पूछा बिल्डिंग से कितने ऊपर लेके जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? तो बेटा ये दोनों मासेस है, दोनों फ्री फॉल होंगे अंडर ग्रेविटी, इसमें भी जी लगेगा, इसमें भी जी लगेगा। जी की वैल्यू बोल रखी है 10 मीटर पर सेकंड ले लो। हम इसका जो क्वेश्चन होगा ना वो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। ऐसे तो आप पता नहीं लगा पाओगे कहां है। यही कॉन्सेप्ट है। हम बात करेंगे इन दोनों के सेंटर ऑफ मास की, कि पहले इन दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या है और जब आखिरी में सबसे ऊपर पहुंचे तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ है। उसके रिस्पेक्ट में हम बता देंगे कि कितने ऊपर जाएगा। आओ कॉन्सेप्ट देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। हम बात इस मास की नहीं करेंगे, इस मास की बात नहीं करेंगे। ये जब दोनों चालू करना, इनका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा ना दोनों का, तो चले जब ये दोनों चल रहे होंगे तो चलेगा कौन? सेंटर ऑफ मास। और जब ये एक दूसरे में एम्बेड हो जाएंगे तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाएगा? इन्हीं के अंदर। वो जहां होगा वहां ये दोनों होंगे। समझ में आया? तो पहले पता करना पड़ेगा इसका सेंटर ऑफ मास इनिशियली कहाँ है। ठीक, तो अपन इसको मान लेते हैं अपना ओरिजिन। तो ठीक है, ये y में चल रहे हैं तो y cu m इक्वल्स टू
m1 y1, क्वेश्चन देखो समझ आ जाएगा, m2 y2, आई होप समझ आ गया होगा, m1 प्लस m2, ये अपना ओरिजिन रहा। तो YCOM निकालने के लिए m1 का मास 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस m2 का मास, ऐसे निकालते हैं ना सेंटर ऑफ मास, 0.03 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय मास 0.02 प्लस 0.03, डायरेक्ट लिख देता हूँ 0.05, बोलो हाँ कि ना। ये तो हो गया 0, तो ये आ गया 0.03, तो ये आ गया 3/5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कैंसिल हुआ 20 टाइम्स, तो ये आ गया 60 मीटर्स। मतलब इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ है, नीचे से 60 मीटर पे। समझ में आया? पूरा फोकस इन दोनों के COM पे रहेगा, ना इसकी बात होगी ना इसकी बात, क्योंकि जब ये दोनों एक साथ हो जाएंगे, बच्चा सोच ऐसे इसके अंदर चला गया ना, तो ये रही अपनी मान लो बिल्डिंग 100 मीटर की, तो अगर मैं पता कर लूं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो मैं बता दूंगा कितनी हाइट पे यहाँ से। समझ में आया? सेंटर ऑफ मास पे पूरा क्वेश्चन करेंगे, पूरा कैलकुलेशन किस पे, सेंटर ऑफ मास पे, दोनों मास के। ठीक, इसलिए तो सेंटर ऑफ मास पड़ा है। आइए, तो ये इसकी पोजीशन आ गई कितने पे, 60 सेंटीमीटर पे, 60 मीटर्स पे। अब इनिशियल वेलोसिटी निकालो सेंटर ऑफ मास की, कैसे निकालेंगे, m VCOM इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक, वो तो रेस्ट पे था इनिशियली, ये कैसा था, रेस्ट पे। तो ये इनिशियली कितने पे था, 100 मीटर पर सेकंड से चलना चालू किया, तो सेंटर ऑफ मास भी ऊपर की तरफ चलना चालू किया होगा, है ना। आइए, तो VCOM मास कितना टोटल, m सॉरी हाँ VCOM, तो VCOM इज इक्वल टू m1v1, इसका तो 0 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 0। इसकी बात करें अगर, तो 0.02 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू 0.05, तो ये आ गया 2/5 इंटू 100, 5 1 जा 20 का, तो कितनी आ गई 40 मीटर पर सेकेंड। बस कहानी खत्म, इतना पता करना था। तो ये सेंटर ऑफ मास कितने पे चालू होगा, 40 मीटर पर सेकेंड पे। ठीक, अब बेटा खुद सोचो आप, किसी टाइम के बाद ये दोनों एक हो जाएंगे, कैसे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक, तो इनका सेंटर ऑफ मास इसके अंदर ही तो आ जाएगा, और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, मान के चलो कि ये बिल्डिंग है 100 मीटर की, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ये दोनों कैसे हो जाएंगे, रेस्ट पे, मतलब VCOM की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। समझ गए? बस ये कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो VCOM कितना था, 40 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, तो बस क्या यूज करेंगे, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके VCOM की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, तो ये हो गया 0। इनिशियल वेलोसिटी VCOM की कितनी थी, 40, तो 40 स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ, कितना, -10 इंटू एस। ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर ट्राई किया हो तो 20 मीटर्स, 30 मीटर्स, 40 मीटर्स, 50 मीटर्स, ABCD। स्कूल में तो नहीं आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, उसके पहले वाले आ सकते हैं, ये कॉम्पिटेटिव के हिसाब से। 400 का स्क्वायर 600, इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 इंटू -10 इज -20 इंटू एस, 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हाइट कितनी आ गई, 80 मीटर्स। समझ में आया? इनिशियली था कहां वो, यहां, इनिशियली पोजीशन तो ये थी ना सेंटर ऑफ मास की, और वो पहुंचा कहां, यहां, तो यहां से यहां कितना चला वो, 80 मीटर। ध्यान से सुनना, यही इंपॉर्टेंट है, बात समझ में? सेंटर ऑफ मास था तो यहां ना, नीचे से 60 पे, मतलब यहां से कितने पे, 40 पे। क्लियरिटी नहीं आया? मेरी बात सुनो, इनिशियली नीचे से कितने पे था सेंटर ऑफ मास, 60 पे, बिल्डिंग के कितने ऊपर गया वो हमें निकालना है। अब ये कहां पहुंचा है, 80 मीटर पे, यहां से 80 पे। समझ में आया? अरे यस और तो ये हाइट कितनी हुई, 40, तो यहां से 80 पे पूछा, तो ये वाली हाइट कितनी हुई, 40, तो आंसर इज 40। समझ में आया? यहां दिखा दे, तो ये नोट कर लो। अरे ये पोजीशन कितनी है, नीचे से 60, तो ये वाली कितनी है, 40। ये क्या थी, इनिशियल पोजीशन किसकी, सेंटर ऑफ मास की। इसी के रिस्पेक्ट में तो पूरा क्वेश्चन करा, यहीं तो ली थी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये यहां से कितनी ऊपर पहुंचा है, 80, मतलब ये लेंथ कितनी है, 80,
और बिल्डिंग का टॉप यहां से कितने पे हुआ, ये 60 तो ये 40, ये पूरा 80, तो कितने ऊपर गए यहाँ से 40। समझ में आया? तो ऐसे कोई क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पूरा क्वेश्चन कर देते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? सेंटर ऑफ मास के। समझ में आया? तो बेसिकली कंबाइंड सा लेक्चर हो गया ये। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या था? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। जब नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो हो तो मोमेंटम कंजर्व कर देना, मतलब इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। कैलकुलेशन को यूज करना, वेक्टर्स का यूज करना और आंसर निकाल के दे देना। क्लियरिटी हुई भाई? समझ आया? आई होप दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तो ये पूरी कहानी थी किसकी? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की, जिसके अंदर ही कौन आ जाता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। डन है बात? आई होप दिस टॉपिक इज कम क्लियर टू यू। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एवरीवन, टाटा बाय बाय।